एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम एक बहुत ही धुरंधर टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वी वांट टू क्वालिफाई द नीट और द IIT, यू कैन जस्ट फॉलो आवर टीम बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी वेल ट्रेन्ड, और इनके साथ आप अपने पाथवे को अचीव कर ही लोगे। और जिन बच्चों को ये लग रहा है मैम नीट कब पढ़ाओगी, नीट कब पढ़ाओगी, नीट कब पढ़ाओगी, बेटा ये क्या पढ़ा रही हूँ मैं, ये नीट ही चल रहा है आपका, ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में और इतने दिनों से जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब नीट में ही आने वाला है। कुछ अलग से थोड़ी पढ़ना है अपने को यार, हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है नीट में, बाकी थ्योरी यही चलेगी। सो आपको नीट में भी यही पढ़ना है, कुछ अलग सी चीज नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें मैं इसमें पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। तो जो नीट 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 करते हो ये सब नीट ही है, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरुआत करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी? लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी समझा, हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में और उनके बैरियर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। जो भी चीज, जो भी इम्यूनिटी हमको जन्म के बाद अचीव हुई उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और ये अचीव होगी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ WBC से, जैसे कि लिम्फोसाइट से, इओसिनोफिल से, बैसोफिल से। एलर्जीज पढ़ना है इसमें हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज गेन्ड आफ्टर द बर्थ एंड इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो नॉन स्पेसिफिक होती है, राइट। इन्नेट इम्यूनिटी का कोई जात धर्म नहीं होता भैया। एक छोटे बच्चे में अगर कोई भी बैक्टीरिया घुसा हो तो वो बैक्टीरिया को किल करती है सेम मैनर, पर ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक, कि भैया वायरस घुसा है तो ऐसे काम करेंगे, बैक्टीरिया घुसा है तो ऐसे काम करेंगे, इसकी एलर्जी है तो ये वाली WBC काम करेगी। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो ये बात आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है कि कौन सी इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और कौन सी इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो जनरली नॉन स्पेसिफिक होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो होती है स्पेसिफिक, ठीक है। नाउ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म के बाद ही हम सारे पैथोजन से एक्सपोज होते हैं, जन्म के बाद ही बॉडी आपको समझती है कि भैया चिकन पॉक्स आया था, चलो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेते हैं, मेमोरी एंटीबॉडीज बना लेते हैं, और जब भी मौका मिलेगा तो हम फिर से रेप्लिकेट करके दे देंगे। तो वी आर वेरी स्पेसिफिक कि जो चिकन पॉक्स घुसेगा तो उसके खिलाफ ये वाली एंटीबॉडीज हमें बनानी है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दे आर पैथोजन स्पेसिफिक। कौन सा पैथोजन घुसा है उसी के खिलाफ उसी टाइप का एक्शन हम लोगों ने करना है। When body encounters the pathogen for the first time, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। अब यहां पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहती हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो। तो जन्म के बाद जो हमको मिलती है इम्यूनिटी उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, पर आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ। देखो, जब पैथोजन हमारे बॉडी में घुसता है, ठीक है, थोड़ा ये डंडी थोड़ी अजीब ही बनी है, जब आपकी बॉडी में पैथोजन घुसता है, ठीक है, सपोज दैट कि ये ग्राफ चल यहाँ से शुरू हुआ, मान लो यहाँ पर फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन हुआ, ठीक है, फर्स्ट एनकाउंटर, ठीक है। तो जैसे ही पैथोजन अंदर घुसा तो आपकी इम्यूनिटी जो होती है, जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो होता है, डन, ठीक, ओके। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, समझना बात को, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्या हुआ ध्यान से समझो, यहाँ पर इसके पास बनी हुई है मेमोरी, यहाँ पर इसके पास क्या बनी हुई है बच्चों? मेमोरी, ठीक है। मतलब अगर आपके पास जब पहले दिन कोई गेस्ट आता है तो आप जो है बिहेव करते हो अच्छे से, पर जब वो दूसरे दिन आपके घर फिर आता है, मतलब 3-4 दिन बाद फिर आता है, तो आप उसको जान चुके हो और आपका रिस्पॉन्स जो होता है और बहुत अच्छा हो जाता है, आप बहुत गले लग जाते हो, तुम फिर से आ गए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब पहली बार पैथोजन इनकाउंटर होता है, सबसे पहली बार पैथोजन घुसता है, तो बॉडी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और बॉडी धीरे धीरे जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। पैथोजन एंटीजन कहलाता है, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपके शरीर में घुस रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा ले ली हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगी। पैथोजन को हम कहते हैं एंटीजन। तो जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन घुसता है तो बॉडी समझती है ओ ये है, इसके खिलाफ ये बनाना होगा, ओ हो। तो वो क्या करती है, उसको किल करने में थोड़ा सा समय लग सकता है और वो उसके खिलाफ मेमोरी बना लेती है। जैसे ही सेम पैथोजन दोबारा एनकाउंटर होता है, दोबारा, ठीक है, सेकेंड टाइम एनकाउंटर होता है, तो यही रिस्पॉन्स जो होता है ये कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ओके। इसे हम कहते हैं बच्चों सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्यों ऐसा हुआ? क्यों सेकेंडरी रिस्पॉन्स इतना तेज हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी बनी हुई थी
जैसे ही पैथोजन, वही पैथोजन दोबारा आया, इस मेमोरी ने तुरंत धड़ाधड़ बहुत सारे एंटीबॉडीज बना ली। इसको कुछ भी पहचानना, काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, धड़ाधड़ एंटीबॉडीज बनाई और इन्फेक्शन को किल कर दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? सो ये जो मैकेनिज्म हमको मिला है, ये कैसे मिला? ये जन्म के बाद ही मिला है, ये हम कोई भगवान तो थे नहीं। तो ये मैकेनिज्म हमको बच्चों जन्म के बाद ही मिला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दैट इज वाई प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है। क्लियर? ठीक है। सो व्हेन द बॉडी इनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इनिशिएट अ रिस्पॉन्स कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि काफी लो इंटेंसिटी का होता है। क्लियर? नाउ जब वही पैथोजन, व्हेन अ स्पेसिफिक एंटीजन, when a specific antigen enters into the body of a person, specific B and T cells start dividing to produce the effector B cell and T cell for the controlling disease। ठीक है, ये क्या है अभी मैं को समझा रही हूँ, घबराओ नहीं। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस मेमोरी B and T cell stored in the spleen and lymph throughout the life। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। जब पहले बार रिस्पॉन्स हुआ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे तो अब मैं मिटाती हूँ उसको। ठीक है, क्या है प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, तो पहला रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जैसे एंटीजन घुसा तो क्या बने भैया, बने लिम्फोसाइट। क्या हुए? लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट कैसे थे बच्चों? ये थे बड़े स्पेसिफिक, ये थे बड़े स्पेसिफिक, पर इनको बनाने में क्या लगा बच्चों? थोड़ा समय लगा। ठीक है, ये थे बड़े स्पेसिफिक, पर इनको क्या लगा? इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, और भैया ये जो लिम्फोसाइट थे, इन्होंने यहाँ पे मेमोरी बना के रखी, मेमोरी बना के रखी। जैसे इन्फेक्शन घुसेगा, धड़ 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 बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मतलब जो इन्फेक्शन घुसा है उसी का मेमोरी बना होगा। ऐसे हर किसी के लिए तो बना नहीं सकते। मेरी बात सुनो, जब इन्फेक्शन पहली बार घुसा तो पहले बॉडी ने समझा, अच्छा ये वाला इन्फेक्शन है, इसके लिए ये वाला बी लिम्फोसाइट बना लेते हैं, ये वाला टी लिम्फोसाइट बनाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को धीरे धीरे किल किया, इसलिए ये रिस्पॉन्स आया। पर वही इन्फेक्शन, अच्छा उन्होंने क्या किया है, लीवर और स्प्लीन में अपना बोन मैरो में अपनी मेमोरी सेल्स बना रखी हैं। मेमोरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ पड़ी हुई रहती हैं, और जब भी इन्फेक्शन दोबारा आता है तो ये मेमोरी सेल धड़ 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 डिवाइड करती हैं और नए 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 बिल्कुल फ्रेश स्पेसिफिक वही वाले बी और टी सेल्स बनाते हैं जो पहले रिस्पॉन्स में बने थे। पर ये इतने ज़्यादा बनते हैं कि तुरंत ही इन्फेक्शन को किल कर दिया जाता है। इसलिए जो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो हाई इंटेंसिटी और बहुत ही कम टाइम टेकिंग होता है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जब स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बहुत सारे बी एंड टी लिम्फोसाइट बन जाते हैं। ठीक है, ये बी और टी लिम्फोसाइट याद रखो स्पेसिफिक, मतलब ये इन्फेक्शन है तो इसके लिए ये वाला बना लो। ठीक है, और धीरे धीरे करके उस इन्फेक्शन को किल करते हैं। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। और ये क्या करते हैं, कुछ मेमोरी बी और टी लिम्फोसाइट बना के रखते हैं, उनको लीवर और स्प्लीन में, लीवर में नहीं, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में स्टोर करके रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जब भी इन्फेक्शन आएगा दोबारा उसको फिर से डिवाइड कर लेंगे मेमोरी सेल से और फिर उसको मार डालेंगे। ठीक है, सो ये देखो मेमोरी बी सेल बनी हुई है, ये मेमोरी, ये देखो प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाती रहेगी, पर साथ ही साथ जो है एक मेमोरी बी सेल बनी है जो समय आने पर फिर से प्लाज्मा सेल बनाएगी और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, ये टेंशन नहीं लो, अभी तो ये बस शुरुआत है। अभी आपको एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, कैसे मेमोरी बन रही है, सब पढ़ेंगे अपन लोग। जब सेम पैथोजन मेमोरी एंटर करता है, ठीक है, द मेमोरी बी एंड टी सेल विल इमीडिएटली स्टार्ट डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस द इफेक्टर बी टी सेल। ठीक है, जैसे दोबारा आता है फिर से बनाने लगते हैं वही वाला। कौन से इफेक्टर का मतलब जो किल करने में इन्वॉल्व होगी, मेमोरी जो बैठी रहेंगी जो बनाएंगी इफेक्टर को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, ओके, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या है? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि मेमोरी टी एंड बी सेल के डिवाइड होने से बनता है। क्लियर हो गई इतनी बात, डन हो गई इतना बात। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही सारे रिस्पॉन्स करने की सहायता मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होती ना तो ये रिस्पॉन्स कभी नहीं हो पाता बॉडी से। क्लियर है ना, इतनी बात समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। पहली बार जब इन्फेक्शन, क्योंकि ये नया है आपके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पहली बार जब इन्फेक्शन घुसता है बॉडी में, ठीक है, इन्फेक्शन घुसता है, कोई पैथोजन घुसता है, कोई एलर्जन घुसता है, कुछ भी घुसता है, तो बॉडी बोलती है अच्छा तू आया है, ठीक है। फिर वो बोलती है बोन मैरो से चलो इसके लिए ये वाला टी लिम्फोसाइट बना दो, ये वाला बी लिम्फोसाइट बना दो। बॉडी बोलती है ठीक है। अब इतना प्रोसेस पहुंचाने में, बनवाने में, किल करने में समय लग सकता है, इसीलिए प्राइमरी रिस्पॉन्स का ग्राफ मैंने इतना छोटा बनाया। ठीक है, फिर मैं जो है बॉडी ने दिमाग लगाया, बॉडी ने बोला कि बार बार तुम ऐसे करोगे तो इन्फेक्शन को हम कभी भी स्पीडली क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी ने क्या किया कि उस बी लिम्फोसाइट की एक नेगेटिव, जैसे पहले के लोग फोटो धुलवाते थे ना यार, तो वो नेगेटिव बचा के रखते थे, फोटो गुम गई
तो दोबारा फोटो कैसे बनेगी, तो नेगेटिव्स जो होती थी वो बचा के रखते थे और उन नेगेटिव से नई नई फोटोज बनवाते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, उन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की कॉपी जो है मेमोरी बना के रखी हुई है। जब वही इन्फेक्शन दोबारा आया तो बॉडी तुरंत पहचान गई, अरे अरे ये तो वही है जो उस दिन आया था, चलो मारते हैं, ठीक है। तुरंत बॉडी ने उसको पहचाना और बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने तुरंत पहचाना कि आ गया है और वो मेमोरी सेल्स को आगे कर दिया। मेमोरी सेल ने बोला हम जानते हैं तुझे, तो इफेक्टर सेल्स बनाई और इफेक्टर सेल ने धड़ 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 एकदम कॉलोनी लगा दी इन्फेक्शन के चारों तरफ और तुरंत इन्फेक्शन को किल कर दिया गया, क्योंकि नंबर ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। मेमोरी नहीं होती तो शायद नहीं होता, इसलिए एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि मेमोरी बनी हुई है सालों साल तक, ठीक है। समझ में आ गई बात। और इस मेमोरी वाले रिस्पॉन्स को हम एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं बच्चों, ये याद रखना। ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे स्टार्टिंग में क्यों घुसा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंसेप्ट को आपको बार बार यूज करना है, ठीक है। हाईली इंटेंसिफाइड होता है आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। और बॉडी हैज मेमोरी, क्योंकि बॉडी के पास पहले से ही मेमोरी थी इसलिए इंटेंसिफाइड है, नहीं होती तो नहीं होता, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स हमको मिले ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये जो रिस्पॉन्स आप बोल रहे हो, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये किन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये जो आपको क्या लगता है, ये जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ना, ये इओसिनोफिल, बेसोफिल, एंड ये लोकल इन्फेक्शंस में काम करते हैं। बॉडी में जो ये इम्यूनिटी, मेमोरी, फलाना ढमाका, ये जो स्पेसिफिक काम होते हैं ये लिम्फोसाइट्स करते हैं। तो आपकी बॉडी में जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, मेमोरी वाला जो खेल है, ये सब जो होते हैं लिम्फोसाइट करते हैं। ये इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनका सब लेकोल काम है, झाड़ू लगा रहे तो गंदगी को मारने के लिए होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये 2 प्रकार के लिम्फोसाइट हैं जो इम्यून रिस्पॉन्सेस में काम आते हैं। समझ में आई बात। अब आपको बताती हूं, ध्यान से समझना क्यों ये कहानी शुरू की है मैंने। देखो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इस बी लिम्फोसाइट से बॉडी में एक अलग प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होता है और इस टी लिम्फोसाइट से बॉडी में एक अलग प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। चलिए शुरू करते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हुआ, किसकी वजह से होता है ये समझ में आया, बी और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। अब समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे थे अपन लोग। देखो ध्यान से, एडेप्टिव इम्यूनिटी अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये जनरली, एडेप्टिव इम्यूनिटी में 2 प्रकार के रिस्पॉन्स हैं, याद छोड़ो इसको, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये बेसिकली हमें जनरली जो होती है डिफरेंट टाइप की सेल से मिलती है, ठीक है। ओके, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको बी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिल रही है, ठीक है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको बी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिल रही है उसे हम कहते हैं, अच्छा देखो, बी लिम्फोसाइट की वजह से मिल रही है उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। अभी सिंपल वर्ड सुनो, उसके बाद अभी क्रिटिकल भी सुनाऊंगी, ठीक है। और जो इम्यूनिटी आपको टी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिल रही है, अब ये बी और टी लिम्फोसाइट क्या है ये मैं नहीं अभी पढ़ाते बैठे रहूंगी आपको, क्योंकि मैं 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और मैडम ये उम्मीद कर रही है कि आपको ये आता होगा, ठीक है। नहीं तो फिर अपना टाइम टेकिंग लेक्चर्स हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, फिर तुम खुद नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये पढ़ो जाके पहले लिम्फोसाइट क्या होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये WBCs होते हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है, ये ग्रेन्युलेटेड होते हैं और खतरनाक इन्फेक्शन को मारते हैं। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो आपको टी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिलती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वी कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो मैडम इसको क्यों नहीं आपने कोई मीडिएटेड टाइप का वर्ड दिया, समझते हैं। देखो ध्यान से, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं जनरली ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट विल मेक द एंटीबॉडीज, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होते की वजह से इनको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको ये भी कह सकते हैं, दोनों नाम हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है। समझो, एडेप्टिव इम्यूनिटी में 2 रिस्पॉन्सेस हमने पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये 2 रिस्पॉन्सेस बेसिकली 2 प्रकार की लिम्फोसाइट से मिलते हैं, ठीक है।
अब अगर आपको कोई इम्यूनिटी मिली जो बी लिम्फोसाइट्स की वजह से है, बी लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज वाई शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो एंटीजन को ऐसा पकड़ने के काम आता है, ठीक है। ये एक प्रकार की WBC ही है। क्या है? एक प्रकार की WBC ही है। क्लियर? तो जो इम्यूनिटी हमको बी लिम्फोसाइट्स की वजह से मिल रही है, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं यार? बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं। क्लियर है? ठीक। तो ये जो इसे हम कहते हैं आपका एंटीबॉडी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बॉडी का ह्यूमर यूज होता है, अकल यूज होती है। कैसे काम करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, अभी मैकेनिज्म पे मत जाओ, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन समझो, मैकेनिज्म तो बेहतरीन है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब कभी आपकी डायरेक्टली सेल किलिंग हो रही हो, यहाँ पे एंटीबॉडी की वजह से सेल मर रही है, ठीक है, यहाँ पर जब डायरेक्टली सेल किल हो रही हो इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट, टी से याद रखो थाइमस में बनती है, थाइमस में। क्लियर हो गया इतनी बात? सो अडैप्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होती है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है? ठीक है, डन। तो बेसिकली एडैप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की सेल से आपको मिली है, ठीक है, ओके। तो कौन सी सेल? एक है आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसको आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। राइट हो गया इतना बात? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बाकी जो है लल्लू पल्लू सब इनेट में ही में आपको मिल गए। बाकी लोकल मोनोसाइट आपको इनेट इम्यूनिटी में मिला, न्यूट्रोफिल आपको इनेट इम्यूनिटी में मिला है, ये आपको एक्वायर्ड में मिल रहे हैं। कौन? बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नेचुरल किलर आपको इनेट इम्यूनिटी में मिली, मास्ट सेल आपको इनेट इम्यूनिटी में मिली, ठीक है। तो बेटा जी ये सब आपको एक्वायर्ड में मिला है जो बहुत स्पेसिफिक होता है, और ये जन्म के बाद होता है। जब तक हम इन्फेक्शन से एनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक स्पेसिफिकली हम बी और टी लिम्फोसाइट कैसे बना पाएंगे? ठीक है, तो बी एंड टी lymphocyte they are very specific so that we can gain after the acquired immunity. We have millions of T lymphocyte for the each and specific infection. आप कितने millions of infections को पहचान सकते हैं अपनी बॉडी में? समझ में आई बात? चलो आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी के अंदर होनी चाहिए स्पेसिफिसिटी। क्लियर है मेरी बात? ध्यान समझना। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि हम ये पहचान पाए कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, बहुत अच्छा है। सो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आरबीसी होती है, ओके, उस आरबीसी के ऊपर आपके खुद के एंटीजन होते हैं, इसलिए ए के ऊपर ए एंटीजन, बी के ऊपर बी एंटीजन, तो ये होते हैं सेल्फ एंटीजन। अगर बॉडी अपनी ही आरबीसी के एंटीजन को मानने लगे फॉरेन है तो आप तो बचोगे नहीं, सारे आरबीसी किल हो जाएंगी। तो बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कौन सा मेरा है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, कौन जो है मेरा है कौन सौतेली बाप की औलाद है, ये आना चाहिए बॉडी को पहचानना। ठीक है, सो बॉडी शुड डिफ्रेंशिएट द कौन सा एंटीजन मेरा है कौन सा एंटीजन मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसको किल करो, जो मेरा है उसको किल मत करना, नहीं तो ऑटो इम्यूनिटी कॉज हो जाएगी, मतलब अपने आप को ही मारना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो हमें इट इज द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स और द फॉरेन एंटीजन। ठीक है, उसके बाद ये है, अच्छा ये तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का डिस्क्रिप्शन हुआ। दूसरी बात ये स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है, ये जो भी डिस्क्रिप्शन दे रही थी ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का होना चाहिए। मतलब द बॉडी शुड डिसाइड कि कौन सा मेरा है कौन सा मेरा नहीं है। जैसे आरबीसी के एंटीजन को हम खुद नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी एंटीजन वो मेरे घर के हैं, पर अगर कोई और किसी और का आरबीसी का एंटीजन है तो हम उसको मार देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो it can recognize and respond to the foreign molecules non-self and avoid response to those molecules that are present within the body। तो जो सेल्फ एंटीजन है और जो नॉन सेल्फ एंटीजन है उनको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। आपको स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि वी शुड बी स्पेसिफिक। अगर हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है तो हेपेटाइटिस के लिए उस टाइप की एंटीबॉडी बने, चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन है तो चिकन पॉक्स के लिए एंटीबॉडीज बने। ऐसा नहीं कि कोई इन्फेक्शन घुसा और कोई और ही एंटीबॉडीज बनी जा रही है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? तो बॉडी के अंदर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ये पावर होता है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचान लेती है। दूसरी बात ये है कि बॉडी के अंदर ये पावर होता है कि कौन, अगर हजारों प्रकार के भी इन्फेक्शन आ जाएं तो भी वो कंफ्यूज नहीं होती।
समझ में आ रही बात? करोड़ों प्रकार के भी इन्फेक्शन आ जाए तो बॉडी विल नेवर कंफ्यूज, कभी नहीं कंफ्यूज होती है। अगर हेपेटाइटिस भी आ गया, चिकन पॉक्स भी आ गया, चिकनगुनिया भी आ गया, डेंगू भी आ गया, सब आ जाए तो भी बॉडी विल नेवर कंफ्यूज। समझ में आ रही बात? वो उतने प्रकार के बी एंड टी लिम्फोसाइट बना सकती है। तो बॉडी इज वेरी स्पेसिफिक, इट कैन रिकॉग्नाइज अ सेल्फ, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। ये भी एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ये सब मैंने एक ही में बता दिया आपको। डाइवर्स होना चाहिए। अगर करोड़ों प्रकार के जो है इन्फेक्शन घुसे तो करोड़ों प्रकार की टी लिम्फोसाइट बननी चाहिए। तो बॉडी की इम्यूनिटी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो जिसका है उसी के लिए एंटीबॉडी बने। बॉडी डाइवर्स होनी चाहिए, जितने अगर 1000 प्रकार के एक साथ आ गए तो 1000 प्रकार के बी और टी लिम्फोसाइट बन जाए। और बॉडी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास ये पावर होना चाहिए कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है उसे पहचान सके। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेमोरी होनी चाहिए। बॉडी के पास एक स्पेसिफिक मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के पास अगर मेमोरी नहीं होगी तो बॉडी कभी ये नहीं पहचान पाएगी। ध्यान से सुनो, बॉडी के पास अगर मेमोरी नहीं होगी तो बॉडी कभी भी ये नहीं पहचान पाएगी कि ये पहले भी आ चुका है। तो बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेमोरी की। बॉडी को मेमोरी बनाना आना चाहिए। क्लियर है बात? कि अगर पहली बार इन्फेक्शन घुसा है तो हाँ ठीक है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स करें, पर अगर दूसरी बार वही आए तो हमारे पास तेरी मेमोरी थी, हम फटाफट तेरे लिए बी और टी लिम्फोसाइट वही वाले बनाएंगे जो तुझे मार रहे थे। ठीक है? So when the immune system encounters specific foreign antigen for the first time, they generate the immune response. This is called as first encounter, a primary response. The immune system retains the memory of the first encounter. As a result, second encounter occurs more quickly, abundantly than the first encounter, which is called as anamnestic response or secondary response. Clear है? क्लियर हो गई बच्चों इतनी बात? सो दिस इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना समझा दिया क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक बड़ा पार्ट है। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमको पढ़ना है इसमें बी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। पर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले यू नीड टू लर्न व्हाट इज एंटीबॉडी। ठीक है? तो एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ाऊंगी। ठीक है? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ाऊंगी और किस प्रकार से किलिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इन्फेक्शन की, एलर्जन की बाय द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ टी सेल। ठीक है? टाइप्स ऑफ टी सेल, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इस मीडिएटेड इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कैसे इन्फेक्शन की किलिंग होती है इसके बारे में बताऊंगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। टुडे वी हैव लर्न द एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है एक बार देख लें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। इट मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ इम्यून रिस्पॉन्स कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिट द हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। बेटा ये वर्ड अपने दिमाग में घुसा के रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the primary and secondary immune response carried out with the help of two special types of lymphocyte, B and T lymphocyte. B lymphocyte produce an army of protein in response to the pathogen. अच्छा, इसके बारे में पढ़ाएंगे हम लोग। तो B lymphocyte क्या बनाती है आपके ब्लड में? ये बनाती है एंटीबॉडीज। ठीक है? एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, इसलिए इसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होता है। टी सेल्स जो होते हैं ये कुछ नहीं सिक्रीट करते, ये हेल्प करते हैं बी सेल को। ठीक है? बहुत दोनों का सामंजस्य है। अगर आपको ये लगता है कि बी और टी लिम्फोसाइट अलग अलग है, ना 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 ना, the T cell themselves do not secrete antibody. T cell नहीं सिक्रीट करते एंटीबॉडी, बल्कि T cell B cell को हेल्प करते हैं। चल तू ही कर ले सिक्रीट। ठीक है? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अच्छा, ये कहानी जो है ये हमको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो बच्चों, आज एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सुंदर सा नन्हा सा मुन्ना सा बायोलॉजी का लेक्चर था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए और कितने प्रकार की होती है। प्रकार मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी। अगर आप ऐसे ही मेरे शानदार लेक्चर्स आते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। बस जाइए, क्लास 12 पे क्लिक करिए, चैप्टर की प्लेलिस्ट देखिए और लेक्चर्स को एंजॉय करिए। वहां पर आपको अरेंज मैनर पे लेक्चर्स मिलेंगे। आप अगर शिकायत करते हो तो मैं तो फिर टीम के पीछे लग जाती हूँ कि प्लेलिस्ट ठीक करो उसकी। ठीक है? और प्लेलिस्ट हो गई है अपडेट। आप जाइए, एंजॉय करिए और देखिए, और प्लीज देखिए क्योंकि ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं बहुत ही शानदार हैं और जितने लेक्चर बने हैं उनके तो कहने गया। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।